हाँ भाई पपलू पार्टी आ जाओ। तो जो स्ट्रिंग वाला केस अपना चल रहा था उसके अंदर बढ़ते हैं आगे। चलो, तो पिछले सेशन तक हम पहुंच चुके थे इस चीज पे कि भाई रस्सियों में जो टेंशन है वो किस तरीके से वेरी करती है। हमने वर्टिकल स्ट्रिंग देखा, उसके अगले में हॉरिजॉन्टल देखा, एब्सोल्युटली हॉरिजॉन्टल, और उसके नेक्स्ट वाले में हमने इंक्लाइंड वाला केस भी देखा कि जब रस्सी को इंक्लाइंड रूप में आप रखोगे तब क्या होगा। ठीक, तो हमने हॉरिजॉन्टल वाला केस भी देखा और इंक्लाइंड वाला केस भी देखा, लेकिन इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल केस है उसको लेकर मैंने आपसे कहा था कि क्या क्या वाकई कोई हैवी स्ट्रिंग, हैवी जो रस्सी है, क्या वो कतई एब्सोल्युटली परफेक्टली हॉरिजॉन्टल रह सकता है। कोई रस्सी है जिसकी मास आपने इग्नोर नहीं किया, उसकी मास सिग्निफिकेंट है, कंसिडरेबल है, और उसको आपने हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे बांध कर रखने की आपने कोशिश करी। सवाल ये उठता है कि क्या वह रस्सी इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रह पाएगा। तो उसका जवाब है नहीं। दुख की बात है कि अगर वो हैवी स्ट्रिंग है, जैसे कोई चेन ले लो, लोहे की चेन ही ले लो, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, तो वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल रह ही नहीं पाएगा। कोई हैवी स्ट्रिंग परफेक्टली हॉरिजॉन्टल रह नहीं पाएगा। सवाल उठता है क्यों क्यों नहीं रह पाएगा। तो उसका जवाब है कि इस रस्सी का जो वेट है नीचे की ओर mg, इस mg को कौन बैलेंस करेगा। हमें कोई ऊपर की ओर कोई फोर्स तो दिख नहीं रहा है जो कि mg को बैलेंस कर ले। और अगर वर्टिकल में ये बैलेंस नहीं हो पाएगा तो क्या वर्टिकल में वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। वर्टिकली क्या वो इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। कतई नहीं रह पाएगा, कतई नहीं रह पाएगा। इसका मतलब कोई हैवी स्ट्रिंग कदापि किसी भी हालत में परफेक्टली एब्सोल्युटली हॉरिजॉन्टल नहीं रह सकता। वो तो हमने लास्ट टू लास्ट सेशन में डिस्कस किया था ये वाला केस कि अगर किसी ने सवाल में दे दिया कि हैवी है, फिर भी हमने उसको हॉरिजॉन्टल, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल रख रखा है, ठीक है भाई, जैसा सवाल उसका वैसा जवाब। तो उस केस में हमने बातें डिस्कस करी थी। मेन मुद्दा क्या था कि अगर हॉरिजॉन्टल रहता है तो क्या टेंशन वेरी करेगा, तो उसका आंसर था कि नहीं वेरी करेगा क्योंकि एमजी वर्टिकल में। और हमने देखा था कि जो टेंशन है मॉलिक्यूल्स पे वो हॉरिजॉन्टल, एमजी वर्टिकल में और टेंशन हॉरिजॉन्टल में, तो एमजी से कोई लेना देना तो था नहीं, टेंशन का कोई लेना देना था नहीं। इस वजह से हम कह पा रहे थे कि T1 और T2 इक्वल है, तो वो मुद्दा अलग था। लेकिन अब मुद्दा यह है कि क्या कदापि ये रस्सी हॉरिजॉन्टल रह पाएगा। आंसर है नो, बिल्कुल नहीं रह पाएगा। जब भी आप किसी ऐसे रस्सी को हॉरिजॉन्टली टाई अप करोगे, हॉरिजॉन्टली बांध कर रखने की कोशिश करोगे, तो ये देखने को मिलेगा कि रखने के बाद, बांधने के बाद उस रस्सी में हल्की सी लचक आएगी, कुछ इस तरीके से हल्की सी लचक आएगी, हल्की सी लचक आएगी। क्यों? वेट है ना, इस वजह से झुक जाएगा नीचे की ओर, हल्का सा झुक जाएगा, हल्का सा झुक जाएगा। तो ये होगी असली ओरिएंटेशन किसी हैवी स्ट्रिंग का, किसी हैवी स्ट्रिंग का। ऑलराइट, तो अगर हैवी स्ट्रिंग है तो याद रखेंगे वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे तो कभी नहीं रह सकता, कतई नहीं रह सकता। उसके अंदर लचक आएगी, उसके अंदर लचक इस तरीके से आएगी। अब सवाल ये उठता है, सवाल
ये उठता है कि अगर लचक आएगी तो सवाल पूछा जा सकता है कि भाई बताओ टेंशन क्या होगी। उस केस में टेंशन क्या होगी हमें मालूम है, वेरी करेगी। क्यों वेरी करेगी? क्योंकि गौर से देखो ये जो पोजीशन है यहाँ पे वो इंक्लाइंड है, इट इज नॉट परफेक्टली हॉरिजॉन्टल। और इंक्लाइंड है तो इंक्लाइंड केस तो पिछली क्लास में देखा था कि जब भी कोई रस्सी इंक्लाइंड पोजीशन पे रहेगी, हल्की सी भी इंक्लिनेशन होएगी तो उसके अंदर टेंशन लगातार वेरी करेगा अगर हैवी है। ये सारे केसेस हम बात कर रहे हैं हैवी स्ट्रिंग की, क्योंकि अगर लाइट स्ट्रिंग है तो पहले ही लेक्चर के अंदर हमने देख लिया था कि अगर लाइट है तो mg जो मॉलिक्यूल का मास था, याद करो, वो इग्नोर कर देंगे उसे, और उस वजह से हर स्थान पे भले ही रस्सी वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो या इंक्लाइंड हो, हर जगह से अगर उस मॉलिक्यूल की वेट स्मॉल mg गायब हो जाए तो टेंशन हर स्थान पे सेम रहेगा। किसी लाइट स्ट्रिंग के अंदर टेंशन हमेशा बेखौफ होके सेम ले सकते हो, हर स्थान पे सेम ले सकते हो, हर स्थान पे सेम ले सकते हो। कब? हल्की रस्सी के केस में, लाइट रस्सी के केस में, मासलेस स्ट्रिंग के केस में। लेकिन अगर सवाल में हैवी स्ट्रिंग दे रखा है तो फिर आपको ये सारी बातें ध्यान से देखनी पड़ेगी जो कि हम इन सेशंस में देख रहे हैं। तो बात ये आ गई कि हैवी रस्सी है तो लचक तो होगी, और लचक होगी तो टेंशन तो वेरी करेगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताओ टेंशन क्या होगा, कहां पे? आपसे मिडिल पॉइंट पे पूछा जा सकता है, आपसे बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे पूछा जा सकता है, या फिर आपसे एंड्स पे भी पूछा जा सकता है, एंड्स पे भी। तो चलो एक वैसा ही सवाल देख लेते हैं, वैसे एक सवाल देख लेते हैं जिसके अंदर पूछा जा रहा है कि भाई बताओ टेंशन क्या होगा। फाइंड आउट द टेंशन, फाइंड आउट द टेंशन नंबर 1 एट द मिडिल पॉइंट, बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे, एंड नंबर 2 एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, एट द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग। ऑलराइट, तो एंड्स पे क्या होगा ये भी आपसे पूछा जा रहा है। तो उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए क्या करोगे? आपको सवाल में एक चीज और दे दी गई कि ये जो इंक्लिनेशन है, चलो ये दे देते हैं, ये इंक्लिनेशन थीटा ले दो, दोनों तरफ बिल्कुल सेम इंक्लिनेशन है थीटा, ये भी आपको दे दिया गया। तो सवाल में पूछा जा रहा है कि अगर रस्सी की मास m है तो बताओ इस इंक्लिनेशन थीटा के चलते यूनिफॉर्म और सिमेट्रिकल जो ओरिएंटेशन है थीटा थीटा दोनों साइड, इस थीटा के चलते बीच में एग्जैक्टली बीच में टेंशन कितना होगा और एंड्स पे टेंशन कितना होगा। सवाल आपके सामने है। अगर आप स्टूडेंट्स इस सवाल को सॉल्व नहीं किए हो अब तक कहीं, तो खुद से एक बार ट्राई करो, और उसके बाद जब हो जाए तो वीडियो को आगे प्ले करके आगे की जो कार्रवाई है उनको देखो, ठीक है? तो चलो देखते हैं कि भाई मिडिल पे और एंड्स पे कितना कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको करवा देता हूं एंड्स वाला केस कि एंड पे टेंशन कैसे देखे, एंड्स पे टेंशन कैसे देखे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम रस्सी को यूं अलग कर लेंगे, जो सपोर्ट्स है ना साइड में जो सपोर्ट्स है उनसे यूं अलग कर लेंगे कि जो रस्सी है वो अलग थलग हो जाए, उसकी हम इजीली क्या बना सके, फ्री बॉडी डायग्राम, रस्सी की फ्री बॉडी डायग्राम। यस, रस्सी की फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं, मजेदार बनेगा, देखते हैं कैसा बनता है। देखो सबसे पहले हमें मालूम है, भले देख भाई अगर वो रस्सी है, भले वो रस्सी है या मॉलिक्यूल है या कोई भी चीज़ है, पानी ही क्यों ना है, आगे चल के फ्लूइड चैप्टर में बनवाऊंगा मैं आपसे पानी की फ्री बॉडी डायग्राम, जो ग्लास में पानी पीते हो ना उसकी फोर्स डायग्राम बनवाएंगे हम आपसे, और उसके बाद एक्सप्लेन भी करेंगे कि कैसा होता है किसी लिक्विड बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम। तो बॉडी कोई भी हो उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम, बिल्कुल वही कि या तो नॉन कॉन्टैक्ट या तो कॉन्टैक्ट, पहले नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस बना लो और उसके बाद कॉन्टैक्ट फोर्सेस बना लो, उसके बाद कॉन्टैक्ट फोर्सेस बना लो। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं इस केस में भी, जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स mg है, वेट है, वो लगा लेते हैं, वो लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, नॉर्मल ऑब्वियस। अब नॉन कॉन्टैक्ट तो एक ही ताब देखते हैं, ये जो रस्सी किसके साथ कॉन्टैक्ट में, तो आपको ध्यान है कि ये जो रस्सी है ये जो सपोर्ट्स है एंड पे उनके साथ अटैच है, कनेक्टेड है। तो वो जो सपोर्ट्स है उन्होंने इस रस्सी पे एक फोर्स लगा रखा है,
उनके और इसके बीच में एक फोर्स लग रखा है, और वो जो फोर्स होगा उस फोर्स का नाम क्या होगा? टेंशन। उस फोर्स का नाम क्या होगा? टेंशन होगा। जो फोर्स इस स्थान पे लगा होगा, जो फोर्स इस स्थान पे लगा होगा, इस स्थान पे लगा होगा, वो फोर्स कौन सा होगा? टेंशन होगा। क्यों? सवाल उठता है क्यों? तो भाई इसका जवाब ये है कि ध्यान से देखें उस पॉइंट पे, ये जो एंड है, ये जो एंड है, इस पॉइंट पे गौर से अगर देखोगे, बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पे उतर के अगर आप देखोगे, तो जो दीवार है, जो सपोर्ट है साइड का, उस दीवार के जो मॉलिक्यूल्स है और रस्सी के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन है, वो आपस में बंधे हुए हैं। और जब यह रस्सी ऐसी बांधी गई तो रस्सी अपने वेट के वजह से नीचे जाना चाह रहा है, नीचे जाना चाह रहा है, और इस वजह से इस स्थान पे एक स्टेट ऑफ एक्सटेंशन, खिंचाव की स्थिति पैदा होगी, जिस वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच में, समझाया था मैंने आपको, एक एक्स्ट्रा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप होगा, जिसे कि हमने नाम दिया टेंशन। जिसे कि हमने नाम दिया टेंशन। वही तो है टेंशन। जिन्होंने नहीं देखा पीछे आके देख लो, पीछे के लेक्चर्स अटेंड करो, उसमें सारा चीज मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ऑलराइट, तो यहां पे बिना शर्त बेखौफ होकर आप बता सकते हो कि भाई यहां पे इस एंड पे क्या लग जाएगा? टेंशन। उसी तरीके से यहां पे भी टेंशन लगेगा। ठीक है भाई, टेंशन की कंडीशन साबित हुई तो टेंशन लगेगा, समझ में आया? टेंशन लगेगा, और तो टेंशन लगेगा तो किधर लगेगा ये भी मैंने बताया था, हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी, नंबर 1, एंड नंबर 2 अलोंग द स्ट्रिंग। हर पॉइंट इंपॉर्टेंट, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट। कौन सा पॉइंट, कौन सी जानकारी, कौन सा नॉलेज कहां काम आ जाए, नोबडी नोस। इसलिए हर जानकारी दिमाग में बिल्कुल फिट होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए जानकारी, बराबर। तो हमने देखा था कि टेंशन एक तो लगता है अवे फ्रॉम द बॉडी, और दूसरा लगता है, दूसरा पॉइंट क्या था कि किधर लगता है? अलोंग द स्ट्रिंग लगता है, अलोंग द स्ट्रिंग। तो अगर अलोंग द स्ट्रिंग लगता है तो देखो ये जो एंड पॉइंट्स है, इन एंड पॉइंट्स पे जो टेंशन होगा वो एग्जैक्टली अलोंग द स्ट्रिंग लगेगा। गौर से देखो, स्ट्रिंग की ओरिएंटेशन के एग्जैक्टली अलोंग हमने टेंशन लगा रखा है। हर चीज का हर चीज का धर्म अलग, हर चीज का धर्म अलग। नॉर्मल का टेंशन अलग, सॉरी, नॉर्मल का धर्म अलग, टेंशन का धर्म अलग, हर चीज का धर्म अलग। फ्रिक्शन पढ़ेंगे, फ्रिक्शन का धर्म अलग, हर चीज का धर्म अलग। और खुशी की बात यह है कि वो अपना धर्म कभी चेंज नहीं करते वो अपना धर्म कभी चेंज नहीं करते। इंसान कर लेता है एक बार, इंसान अपना धर्म चेंज कर लेता है, लेकिन ये सारी चीजें खुशी की बात है, ये अपना धर्म चेंज नहीं करता। अगर इनका कंसेप्ट चेंज होने लग जाता, इनका धर्म चेंज होने लग जाता, तो फिर तो आफत आ जाती। न्यूटन्स लॉ चैप्टर में टेंशन अलग तरीके से लग रहा है, अलग दिशा में लग रहा है, पता लगा रोटेशन में चले गए, रोटेशन चैप्टर में, सर्कुलर मोशन चैप्टर में, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, तो वहां पे टेंशन अलग दिशा में लगती है, उसका कंसेप्ट अलग, उसका धर्म अलग, फिर तो गड़बड़ हो जाता, मामला संगीन हो जाता फिर तो, है ना तो भाई ये खुशी की बात है कि ये सारी चीजें सब, बेशक सबका धर्म अलग है, ये याद रखना है, लेकिन ये खुशी की भी बात है कि ये अपना धर्म कभी चेंज नहीं करते। तो हमने बात करी थी कि टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग, वही चीज अपने को यहां पे देखने को मिल रही है। तो अगर इस तरफ राइट हैंड साइड में अलोंग द स्ट्रिंग है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी अलोंग द स्ट्रिंग ही होगा, अलोंग द स्ट्रिंग होगा। ऑलराइट, तो वही बात ये आ गई कि अगर ये जो टेंशन है कुछ इस तरीके से लग रही है, फ्री बॉडी डायग्राम इस तरीके से लग रही है, जिसके अंदर देखो यहां पे हमें इंक्लिनेशन उन्होंने एंड्स पे कितना बता रखा है? थीटा, इधर भी थीटा, है ना। और नीचे जो फोर्स है mg है, और जो टेंशन है दोनों तरफ सेम होगा, अलग होगा? सेम होगा कि अलग होगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल सेम होगा। रीजन? सिमेट्री। मैंने कहा ना हर चीज का धर्म अलग। तो यहां पे टेंशन की डायरेक्शन जो थी वो अपना अलग, उसका कंसेप्ट अलग, लेकिन टेंशन की वैल्यू दोनों तरफ सेम होगी, उसका कंसेप्ट अलग, उसका कारण अलग, उसका रीजन अलग। उसका रीजन क्या है? सिमेट्री, कि दोनों तरफ इंक्लिनेशन बिल्कुल सेम, दोनों तरफ इंक्लिनेशन बिल्कुल सेम। इस वजह से इंक्लिनेशन बिल्कुल सेम आपको दिख रहा है, इस वजह से जो टेंशन है वो भी बिल्कुल सेम होगा। तो T1 T2 लेने की आवश्यकता नहीं है, और लेओगे, अगर ले भी लेते हो ना, ये भी बता दूं मजे की बात, अगर ले भी लेते हो ना, वो फाइनली सेम ही आ जाएगा आपका लेकिन चतुर होना चाहिए अपने को, ऐसा नहीं कि ठोकर खाए फिर समझ में आया,
कि यार हाँ यार T1 T2 इक्वल है, पहले से मालूम होना चाहिए, क्योंकि वहां पे सिमेट्री है। ढाई से बताएंगे टेंशन हर हालत में सेम होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे टी एंड है ना, टेंशन एंड पे है तो उसको टी एंड बोल दिया जाए, और राइट हैंड साइड में भी एग्जैक्टली सेम टी एंड हम बोल सकते हैं। इसको T1 बोल सकते हो या टी बोल सकते हो, हमने टी एंड बोला। इसको दोनों तरफ जो भी बोलोगे सेम बोलना पड़ेगा, जो भी लोगे सेम लेना पड़ेगा। तो दोनों तरफ क्योंकि इंक्लिनेशन बिल्कुल सेम थी, इस वजह से दोनों तरफ का टेंशन बिल्कुल सेम, दोनों तरफ का टेंशन बिल्कुल सेम। कोई शक? चलो जी, अच्छी बात है। तो यहां तक तो गाड़ी पहुंच चुकी है। अब फोर्स डायग्राम इस रस्सी का आपके सामने, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स और दो कांटेक्ट फोर्स, और तो कोई फोर्स हमें नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये रस्सी और किसी के साथ तो कांटेक्ट में है नहीं। नॉन कांटेक्ट भी एक ही लगना था, लग गया, यानी फोर्स डायग्राम बिल्कुल कंप्लीट। फोर्स डायग्राम बिल्कुल कंप्लीट। तो अगर फोर्स डायग्राम कंप्लीट है तो चलो लगे हाथ, तो हम क्या कर लेते हैं, इनको रिजॉल्व वगैरह करके टेंशन की वैल्यू निकाल देते हैं। टेंशन की वैल्यू निकाल देते हैं कि क्योंकि यह बिल्कुल इक्विलिब्रियम में रस्सी, तो हॉरिजॉन्टल में भी नेट फोर्स जीरो होएगा और वर्टिकल में भी हर हालत में नेट फोर्स जीरो होएगा। तो देखें भाई, रिजॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आता है। तो रिजॉल्व करेंगे तो देखो, पहला कंपोनेंट ऊपर आएगा, इसको टी कॉस थीटा बोल लो, जिधर थीटा उधर कॉस। मैंने थीटा को कुछ इस तरीके से लिखा है, दिस इज नॉट फाई, दिस इज थीटा, है ना, इसको ध्यान रखेंगे। तो ऊपर टी कॉस थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जाहिर सी बात है दैट विल बी टी साइन थीटा, दैट विल बी टी साइन थीटा, बरोबर। तो राइट हैंड साइड पे हमने रिजॉल्व किया, कुछ फोर्सेस इस तरीके से नजर आ रही है, उसी तरीके से लेफ्ट में भी आप पर रिजॉल्व कर लो। तो ऊपर लग जाएगा टी कॉस और हॉरिजॉन्टल में लग जाएगा टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। अब देखो खूबसूरती, देखो इसके अंदर जिसकी हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, वो ये है कि इसके अंदर बेशक ये टी साइन थीटा देखो, गौर से देखो, गौर से देखो, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में और तो कोई फोर्स हमें नजर नहीं आ रहा है। तो ये एक दूसरे को बिल्कुल कैंसिल कर देंगे, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, कैंसिल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और रही बात ये जो टी कॉस थीटा है और दोनों टी कॉस थीटा, ये दोनों मिलके किससे बैलेंस करेंगी। जो सवाल था कि mg को कौन बैलेंस कर रहा है, तो वो जवाब है ये दोनों मिलके इस mg को बैलेंस कर लेंगे। ये दोनों मिलके टी कॉस थीटा मिलके mg को बैलेंस कर लेंगे। और अगर हम वर्टिकल में देखें तो हम बिना किसी शक के कह सकते हैं कि 2t cos थीटा, जो दोनों टेंशन है 2t cos थीटा इक्वल टू mg, ये दोनों मिलकर mg को बैलेंस कर रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई क्या कोई रस्सी वाकई एब्सोल्युटली हॉरिजॉन्टल रह पाएगा। तो इसके अंदर हमने बात करी थी कि mg को कौन बैलेंस करेगा, यही प्रॉब्लम आ रही थी कि mg को बैलेंस कौन करेगा। तो उसका यही आपको दिख गया कि जो जो mg है उसको बैलेंस करने के लिए हर हालत में ऊपर एक फोर्स लगना चाहिए, जो कब डेवलप होगा, कब आएगा, जब रस्सी हॉरिजॉन्टल नहीं किसी एंगल पे ओरिएंटेड होगी, थोड़ी उसके अंदर लचक आएगी, बीच में लचक आएगी। इस वजह से जो टेंशन है वो किसी एंगल पे लगा। गौर से देखो, टी एन किधर लग रहा है, किसी एंगल पे, थीटा एंगल पे लग रहा है, और तभी उनका एक एक कंपोनेंट दोनों तरफ से उठ के आया टी कॉस थीटा के रूप में, और वो दोनों मिलकर mg को बैलेंस कर रहे हैं, दोनों मिलकर mg को बैलेंस कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन अगर हम देखें, इक्विलिब्रियम का इक्वेशन अगर देखें, वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए आप बोलोगे 2t cos थीटा हर हालत में mg को बैलेंस कर रहा है, और यहीं से आपको जो टेंशन है t की वैल्यू मिल जाएगी, और टेंशन यानी कि टी एंड की वैल्यू आपको मिल गई। तो आंसर देखो सीधे निकल गया, टी एंड की वैल्यू पूछी गई थी, टी एंड आ गया कितना, mg बाई 2 cos थीटा। 2 cos थीटा को नीचे लेके जाओ, mg बाई 2 cos थीटा। सो टेंशन की वैल्यू निकल के आ रही है mg बाई 2 cos थीटा, और यही हमारा आंसर होगा। एक हिस्से का आंसर जो पूछा गया था, एंड पॉइंट पे टेंशन क्या है, उसका आंसर आ गया। ऑलराइट, तो टी एंड इक्वल टू mg बाई 2 cos थीटा। चलो भाई आज इतने रखते हैं, आज नहीं, इस सेशन में इतने रखते हैं। कुछ देर बाद मेरी कभी क्लास है, उस क्लास को निपटाने के बाद फिर आपको आगे का जो पोर्शन है वो मैं आपको दे दूंगा। उसके अंदर हमसे क्या पूछा गया था कि भाई जो मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट पे टेंशन क्या, ये रह जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो इस सेशन के अंदर हमने क्या देखा कि एंड पॉइंट्स पे किस तरीके से हमने को निकालना है, और आंसर कितना है mg बाई 2 cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा। देखो cos थीटा नीचे तो उसको sec भी बोल सकते हो, यानी कि आंसर आप mg sec थीटा बाई 2 भी दे सकते हो। ऑप्शन देख लेना, जो भी ऑप्शन के अंदर है sec के टर्म्स में तो sec के टर्म्स में, cos के टर्म्स में तो cos के टर्म्स में मैच करके बता देना।
ठीक है भाई, कोई शक? एकदम टकाटक है। तो इसकी रिवाइज करना अच्छे से और इसका नोट्स बना के रखना, एकदम दिमाग में सारी बातें एकदम सही जगह पर रहनी चाहिए। दिमाग में सारी बातें रहनी चाहिए, लेकिन सही जगह पे भी रहनी चाहिए, तभी आप सही वक्त पे उनका इस्तेमाल कर पाओगे। बिखरे बिखरे हालत में रहे आपके नॉलेज, तो कभी आप सही वक्त में उसका यूज कर ही नहीं पाओगे। बिखरा हुआ है, आपको मिलेगा ही नहीं, खोज ही नहीं पाओगे, आप उनको लिंक कर ही नहीं पाओगे उन कॉन्सेप्ट्स को आपस में। ठीक है, चलो तो सेशन में इतने रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में तब तक के लिए